पूरी शिक्षा थी, अंग्रेजी सब लोग जानते थे। एक वर्ग में होगा, एक बहुत मिनिस्कुल परसेंटेज था, लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग में नहीं था। तो अंग्रेजी का बहुत जलवा था एकदम। हम लोग उस चीज़ से सब लोग हम लोग सफ़र कर चुके हैं, हम लोग गए हैं और मैंने वो देखा है, मैंने सुना है, मैं अपने घर में देखा है। मेरे पिताजी अंग्रेजी के शिक्षक, तो हमको करेक्ट करते थे, कहते थे आई एम ए टीचर इन इंग्लिश, नॉट आई एम नॉट इंग्लिश टीचर, एंड इंग्लिश टीचर इज वन हु बिलोंग्स टू इंग्लैंड। वो अंग्रेजी में वो करेक्ट करते थे। वो बारात में अंग्रेजी बोलते थे, मेरे अंकल भी बोलते थे बारात में अंग्रेजी। वो आप लोग हंसे, आप वो आ गया, याद हो गया, आ गया। बारात में बोलते थे, पूरा जलवा होता था कि उनको हायर किया जाता था। हाँ, सब जगह 51 रुपया एक जोड़ा धोती ब्रासलेट का। हाँ, गदगद हो जाते थे ब्रासलेट लोग। जो थी बहुत कॉस्टली हुआ तो करता था। कॉस्टली, जब वो सूती का फाइन क्वालिटी धोती। और तो मैं बात के शुरू में तो मैं भी बड़ा औ में था कि पापा ये कमाल कर दिए ये लोग। तो मैंने पापा को बाद में पूछा, पापा क्या बोलते क्या थे आप लोग? क्योंकि यार अंग्रेजी में कुछ भी बोल देते थे। हाँ, कुछ भी बोल देते थे और खाली हाथ ऐसे कर देते थे और गांव वाले को पहले कर देते थे, सब हंस देना। इसका मतलब है कि सब अंग्रेजी समझता है। तो वो डोमिनेट करना था बारात को। तो वो देखा था, तो वो मैंने देखा कि पूरा अंग्रेजी का जो जलवा था। मैट्रिक पास करते ही नहीं थे, बहुत कम पास करते थे। अगर आप मैट्रिक पास कर गए गांव में तो आपका घड़ी, साइकिल, रेडियो दहेज में फिक्स है। तीन चीज था, घड़ी, साइकिल, रेडियो, तीन। लड़का के कुछ डिमांड नहीं थे, घड़ी, साइकिल, रेडियो चाहिए, बस ये होता था। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस डिसीजन से क्या हुआ कि पोस्ट 67 जितना भी है, एक नई पौध जो है, चाहे वो अपर कास्ट की हो, ओबीसी की हो, ईबीसी को हो, वो एक बैरियर टूट गया। और मैं उस चैप्टर का उसका मैंने सब टाइटल दिया है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वो एजुकेशन हमारा वहां से डेमोक्रेटाइज हो जाता है। तो मैं मेरा मेरा यही विमर्श में ये है, मेरा डिस्कशन में ये है कि ये चीजें अगर नहीं होते, ये भी एक उनका इंपावरमेंट का तरीका था। और मैं उसका एक काउंटर लॉजिक ये देता हूं कि भाई अंग्रेजी जानने के बाद में अगर कहते शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, आप पोस्ट 90 का स्टडी दिखा दीजिए कि भाई ये होने से किसने बहुत अंग्रेजी किसकी अच्छी हो गई, बहुत, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। मैं मानता हूं कि ठीक है, मुझे अगर नौकरी मिली, मैं पत्रकार बना, इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित जगह में काम कर रहा हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ इंग्लिश। डजंट मीन कि भाई मेरी जो हिंदी है उसको लोग अप्रिशिएट नहीं कर। मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, उसी गर्व के साथ लिखता हूँ। मैं हिंदी में मेरी कविता संग्रह से अरुण कमल जैसे पोएट ने उसकी प्रस्तावना लिखी है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ, मेरे हिंदी बोलने के लिए भी मुझे गर्व होता है। तो वो भाषा की बात नहीं थी। तो वो, और कर्पूरी ठाकुर का नॉट जस्ट हिंदी, उन्होंने जो फाइट किया, देखिए राजभाषा परिषद, संगमनी मैगजीन, लिटरेरी मैगजीन, ओनली परहैप्स द ओनली चीफ मिनिस्टर जिसने कि लिटरेरी मैगजीन को एडिट करते थे, उसके संपादक थे। और इस तरह के उर्दू को सेकंड भाषा का दर्जा देना, ये सारे काम किए। जैसे कि लिटरेरी लोगों को एमएलसी बनाना, सियाराम तिवारी गायक थे, वो आए, और रमावतार अरुण करके, वो पुतार तरुण एक पोइट थे, उनको एमएलसी बनाया। ये सारी चीज़ें मैथिली के लिए भी काफ़ी उनका जो पत्राचार है, जो लिख रहे हैं कि मैथिली को दर्जा दिया जाए, शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, इसको एक्सेप्टेंस हो, इस पर विकास का काम होना चाहिए। भोजपुरी के अब लिए, एक राउंड और कर सकते हैं इसके बाद, हाँ कर, सेकंड राउंड कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, तो बिकॉज मैं तो ऑथर हूँ, तो मुझे आप नो। ट्रिगर दीजिए, मैं बोलता चला जाऊंगा। हाँ 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 हाँ। तो मैं 67 के पहले का ये रखता हाँ हूँ और उसके बाद का बाद में करता हूँ। मैं आई जस्ट हैंड ओवर टू सर। हाँ, नहीं थैंक यू। मुझे पता है कि ऑथर इतना इन्वॉल्व होता है कि उसको लगता है कि अब कितना ही बोले कम ही है। नहीं और वो हम लोग नहीं, भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रक्रिया से गुजर के आपने ये किताब लिखी है, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। और इस तरह के पॉलिटिकल बायोग्राफीज़ बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त हमारे लिए, क्योंकि सारे लीडर्स जो हमारे रहे हैं, जो संघर्ष में रहे हैं, उन्होंने किताबें नहीं लिखी हैं, लेकिन उनका जो प्रैक्टिस है, जो काम उन्होंने किया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और अभी के जनरेशन में तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा, कुछ दिन के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगले 10 साल में वो तमाम लोग जो आपको कहानियाँ सुना रहे होंगे, शायद वो नहीं रहेंगे नहीं बहुत से नहीं, लोग। नहीं। जैसे मैं इनसे कह रहा था कि एक सज्जन जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे बचपन में, उनका नाम था नक्षत्र मलाकार। नक्षत्र मलाकार एक मुझे लगता है रॉबिन हुड जैसे आदमी थे। अब उस पर धीरे धीरे लोग ख़त्म हो रहे हैं जो उनके बारे में जानते थे। तो वैसे लोगों को डॉक्यूमेंट कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा ओरल हिस्ट्री ही सबसे बड़ा सोर्स है समझने का कि हमारा सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ है। तो इस मायने में मैं संतोष जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट किया, लिखा, और बहुत करीने से लिखा।
ख़ास बात इस किताब की ये है कि आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत गंभीर बातें सरल भाषा में और एनेक्डोटल तरीके से निकलती चली जाती हैं। बहुत बार हमारे से आदमी को जिसने कर्पूरी ठाकुर को देखा है तो उसे मज़ा भी आता देख के, सुन के। बहुत सारी बातें पहले भी सुन रखी है मैंने। मुझे याद है मैं पहली बार मैंने कर्पूरी ठाकुर को देखा था 1975 में, जब जेपी मूवमेंट की शुरुआत थी और पूर्णिया आए थे जेपी और कर्पूरी जी भी साथ थे, वो मंच संचालन भी कर रहे थे। उनकी वो पंक्ति मुझे अभी भी याद है, एज ए चाइल्ड आई वाज सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, वीर करो याद करो तुम उस दिन को, ऊधम सिंह की तस्वीर को। ये पूरी उनकी कविता थी। क्या बात है। वो कविता पूरी तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उन्होंने सुनाई थी वो कविता वहाँ पे और बड़ा जोश पूरे माहौल में भर गया था। तब जो सभाएं होती थी वो ऐसे ही होती थी, लोग ज़मीन पे बैठते थे। अब तो मैंने देखा कुर्सियाँ वर्सियाँ लगती हैं, उस टाइम में हज़ारों लोग जमा थे, ज़मीन पे बैठे थे और कर्पूरी जी के संचालन में ऐसा दम था कि लोग बीच बीच में तालियां बजा रहे थे, उठ के खड़ा होकर तालियां बजा रहे थे। तो ये, और उसमें मैंने बहुत लोगों से पूछा कि ऐसा क्या है, तो उनका एक पर्सोना था। मुझे लगता है जितने अच्छा वो वक्ता थे, उससे ज़्यादा उनके वक्ता होने के पहले उनका प्रेजेंस था, जो उनकी ऑनेस्टी थी, जो उनकी ईमानदारी थी, जो उनका व्यक्तित्व था, वो अद्भुत था। और इसीलिए पहला जो सवाल मुझे लगता है जो हमें पूछना चाहिए कि लीडरशिप का मॉडल क्या था उनका, और वो लीडरशिप का मॉडल क्यों खो गया हमारे राजनीति से। जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है, वो पॉलिटिकल क्लास क्यों वैसा नहीं है। मुझे लगता है वो शायद उस सीरीज़ के आखिरी नेता थे जिसमें जेपी, गांधी, लोहिया हुआ करते थे। उस सीरीज़ के आखिरी नेता थे। बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने सुनाई, बहुत सारी कहानियाँ मेरे पास भी हैं। जैसे उनके एक कहानी है कि आपने लिखा भी है, उनके बहनोई हाँ। उनसे मिलने आए कि भाई वो नौकरी मांगने के लिए। तो कहा कि 50 रुपया दिया, बोला चले जाओ जाके अपना काम करो जो करते हो, यहाँ नौकरी नहीं बढ़ती है। अब ये संभव नहीं है। अब तो जो भी पॉलिटिकल लीडर बनते हैं, जैसे जो ब्यूरोक्रेट बनता है, तो बनने के पहले वो तय कर लेता है मुझे कैसा घर खरीदना है, कैसी गाड़ी खरीदनी है। वैसे ये ट्रेड है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी अब एक इन्वेस्टमेंट है। आप 200 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, 400 करोड़ कमाते हैं। ये कर्पूरी ठाकुर का जो मॉडल था लीडरशिप का, वो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण मॉडल था, जिस मॉडल में उन्होंने नया जनरेशन पूरा खड़ा किया। अब का जो पॉलिटिकल लीडर है वो किसी आदमी को अपने से कम्पीट नहीं करने देता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब लोग जानते हैं कि जो भी थोड़ा सा बेहतर उभरता हुआ लीडर होता है, सबसे पहला काम लीडर ये करता है, उसको सीन से बाहर करता है। ये किसी एक पार्टी में शायद नहीं लग, सभी पार्टियों में है, लेकिन सब जगह है। दूसरा ये कि जो उन्होंने ये जो भारत का भी ट्रांजिशन हो रहा था, बिहार का एक ट्रांजिशन हो रहा था, ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, दैट वाज टेकिंग प्लेस एट दैट मोमेंट। वो कहीं हम फंस गए, और उस फंस जाने के पीछे जो बड़ा कारण है वो मुझे लगता है, जो उनके स्पीचेस से मुझे लगता है, उनके दिमाग में पूरा एक खाका था कि बिहार का ट्रांजिशन कैसे होना है। श्री बाबू के बाद लोग कहते हैं कि श्री बाबू के बाद ये पहला आदमी था जिसके पास एक पॉलिटिकल इमेजिनेशन था कि किस तरह से स्टेट को ट्रांसफॉर्म करना है। श्री बाबू ने उस टाइम में सारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाए थे। और उनका श्री बाबू के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप इस राजेंद्र प्रसाद की पत्नी ने कहा राजेंद्र प्रसाद से कि आप यहाँ दिल्ली फंस गए हैं, वो आराम से पटना चले गए हैं, उनसे पैरवी करके आप भी पटना अपना बदली करवा लीजिए। तो श्री बाबू उस टाइप के आदमी जो राष्ट्रीय नेता थे, लेकिन वहाँ गए और उन्होंने पूरा एक नया इमेजिनेशन। उस टाइम में बिहार का पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट हुआ करता था। तो कर्पूरी जी अकेले नेता उसके बाद शायद हुए जिनके अंदर में इमेजिनेशन था। और उसका कारण एक बड़ा क्या था, जो एक मॉडल बिहार में पॉलिटिक्स का था जिसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स, इस दोनों का एक मिक्सचर था। एक मेरे स्टूडेंट ने यहाँ से पीएचडी किया है, राकेश ने, जगजीवन राम पे, बड़ा अच्छा काम उसका है। उसका ये आर्ग्यूमेंट है कि जगजीवन राम का जो मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स था वो एक अलग मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स था, जिसमें जो आपने कहा कि एसिमिलेटिव मॉडल है, जो एसिमिलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन साथ साथ करता है। इस मॉडल को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आइडेंटिटी मॉडल जो है वो क्विक फिक्स है। आप आइडेंटिटी का नारा लगाना शुरू कीजिए और इमीडिएटली आपके आसपास लोग आ जाते हैं और एक क्रिटिकल मास आपको मिल जाता है जिससे कि आप विजिबल हो जाते हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होता है। मेरे दूसरे एक स्टूडेंट ने काम किया है मायावती के ऊपर, जो दलित पॉलिटिक्स में कैसे यदि आइडेंटिटी से कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है तो फिर वो डिक्लाइन करने लगता है, जो अभी जो उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं दलित पॉलिटिक्स की हालत हो रही है। तो कर्पूरी जी प्रॉब्ली एक नए राजनीतिक मॉडल के प्रवर्तक थे जिसको समझने की बड़ी ज़रूरत है, जिसमें किताब मुझे बहुत सहायता कर रहा है कि किस तरीके से
वो ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, और हर इवोल्यूशन उनका जो है वो बड़ा सोचा समझा इवोल्यूशन है। 3 फेजेज जिन्होंने बताया कि एक उनका फेज़ था जो फ्रीडम स्ट्रगल का फेज़ था, जिस फेज़ में फ्रीडम स्ट्रगल में जाते हैं स्कूल छोड़ के, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, नहीं, पढ़ाई ज़बरदस्त होती है। दूसरा फेज़ है जब उनका पॉलिटिकल, बिहार में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का फेज़ आता है और वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कभी अपोजिशन में जाते हैं, इमरजेंसी एंटी इमरजेंसी में लगते हैं। उस पूरे प्रोसेस में एक जो दूसरा मुझे एक्सपीरियंस है उनके बारे में, वो ये है कि मेरे एक बहुत क्लोज सज्जन थे जो उस टाइम में एसएफआई के लीडर हुआ करते थे, एंटी इमरजेंसी मूवमेंट में। वो इंचार्ज थे कर्पूरी जी के देखभाल का, जब वो नेपाल में ये लोग भागे हुए थे इंडिया से इमरजेंसी के दरमियान। तो उनकी पूरी टीम थी जो वहाँ रहती थी, और कर्पूरी जी भी वहाँ रहते थे। वो बताते हैं कि इतना डेमोक्रेटिक आदमी हमने कभी नहीं देखा है। इनफैक्ट वो कहते थे कि सीपीएम के अंदर भी इतना डेमोक्रेसी नहीं था लीडरशिप में जितना डेमोक्रेसी इनके अंदर था। क्या बात। कभी हमारे बिना वो खाना नहीं खाते थे, और कभी ऐसा नहीं होता था कि 2 तरह का खाना खा रहे हों। तो वो जो उनका क्वालिटी था, वो लीडरशिप क्वालिटी था, मुझे लगता है वैसा लीडरशिप क्वालिटी शायद ट्रांजिशन के लिए आपको ज़रूरी है। मॉडल ऑफ लीडरशिप ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी समझने की ज़रूरत है कि ऐसा मॉडल ऑफ लीडरशिप क्यों फेल किया, किस कारण से फेल किया, क्यों ऐसा हुआ कि कर्पूरी जी का जो रिजीम था वो छोटा रहा, क्यों ऐसा हुआ कि आप अपने एक्टिव रहते रहते कर्पूरी जी मार्जिन में चले गए। इनफैक्ट उनको लीडर ऑफ अपोजिशन से भी हटा दिया गया। क्या कंस्पिरेसी था उसमें? शायद वो अपने समय से 50 साल आगे थे। जो काम उन्होंने किया, 3 काम उन्होंने किया। पहला काम कि लैंड रिफॉर्म का इनको इनिशिएट किया, यस, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, इनिशिएट किया लैंड रिफॉर्म को। और लैंड रिफॉर्म का एक बड़ा मॉडल यही था जो उन्होंने बताया कि 6.5 एकड़ से कम जिसको ज़मीन है उसका लगान माफ़ कर, जब असिंचित ज़मीन है उसको लगान माफ़ कर दें। और सबसे बड़ी बात थी जो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म बिहार में चल रहा था, उसको लेके वो बहुत सचेत थे कि उसको कैसे ख़त्म किया जाए और कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हो सके। और उनका जो कमिटमेंट था मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए, वो अद्भुत कमिटमेंट था। कई जगह पे लोग कहते हैं कि वो खुद जाके अपना पैसा बांट आते थे, कई जगह पे अकाल की स्थिति होती थी और पूरा वो बेचैन हो जाते थे उसके लिए। क्या आपने भी कुछ लिखा है उसमें। तो ये जो उनकी खासियत थी वो मेरे ख्याल से एक ट्रांजिटरी मॉडलशिप का मॉडल था। लेकिन वो फेल क्यों किया, इस पर मुझे इसमें क्लियर एनालिसिस नहीं मिला, और हो सकता है कि आगे आप उसमें लिखेंगे तो ये लिखेंगे उसके फेल होने के पीछे क्या कारण रहा। मैं व्यक्तिगत कारणों नहीं जानना चाहता हूँ, किसने उनको सपोर्ट किया, किसने नहीं सपोर्ट किया। मुझे लगता है स्ट्रक्चरल रीजंस क्या रहा। क्या इसलिए फेल किए कि 50 साल आगे का सोच रहे थे, जब वो सोच रहे थे कि जैसे मैं एक ट्रस्ट है मुंगेरी लाल ट्रस्ट, जिसका मैं ट्रस्टी भी हूँ, और मुझे लगता है कि मुंगेरी लाल और कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों के बारे में हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। मुंगेरी लाल से मैं व्यक्तिगत तौर पे मिलता था। क्या बात। उनके एक रिलेटिव थे जो मेरे दोस्त थे, तो हम लोगों की मुलाकात होती, तो मैं बड़ा इम्प्रेस्ड रहता था। मुंगेरी लाल बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे, और उनके बारे में इतना आपको बता दूं कि अभी हाल में पता चला कि भारत में 2 हैंड रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक जो अम्बेडकर साहब ने दिया, बाबा साहब ने दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, दूसरा उन्होंने दिया था राजेंद्र प्रसाद को, और राजेंद्र प्रसाद ने वो कॉन्स्टिट्यूशन मुंगेरी लाल को दिया था। क्या बात। जो अभी हाल में म्यूज़ियम में रखा गया। उस लेवल के मुंगेरी लाल आदमी थे, अद्भुत ईमानदार और अद्भुत कर्मठ आदमी थे। जब ये कमीशन बनाया गया था, क्या सोच उन्होंने, यदि आप कभी मुंगेरी लाल कमीशन का रिपोर्ट पढ़ें, मैंने उसको पढ़ा है बखूबी। एक बार गोपाल गुरु बोलने गए थे, मुंगेरी लाल मेमोरियल लेक्चर देने गए थे, तो वो भी आश्चर्यचकित थे देखकर कि मुंगेरी लाल का क्या इमेजिनेशन था। बाकी तो था कि उन्होंने ईबीसी का रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन किया, ट्राइबल रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन दिया, वुमेन का दिया, अपर कास्ट को गरीबों को रिजर्वेशन का दिया। लेकिन सबसे बड़ी खासियत थी कि उन्होंने लिखा था कि ट्राइबल बेल्ट में ट्राइबल लोगों के प्रति सिंपैथी रखने वाले ब्यूरोक्रेट को पोस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा प्रोग्राम फेल कर जाता है यदि सही ब्यूरोक्रेट वहाँ पोस्ट नहीं होता। उसके पूरा उन्होंने एक सेक्शन उस पर लिखा था कि किस तरह के ब्यूरोक्रेट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिनको आप ट्राइबल बेल्ट में करेंगे। और कांग्रेस ने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं किया। कांग्रेस के समय में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, क्योंकि मुंगेरी लाल कांग्रेस में थे, अब्दुल गफूर के रेजीम में थे, मेरे ख्याल से उनके टाइम में या उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। और
70 में ड्राफ्ट तैयार हो गया था भोला पासवान शास्त्री की भोला गवर्नमेंट। पासवान गवर्नमेंट जब सबमिट किया गया था draft, हाँ, और इम्प्लीमेंट किया कर्पूरी जी ने, और वो सॉरी सबमिट किया जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में। सबमिट किया जगन्नाथ मिश्रा हाँ। ने, राइट। और वो इम्प्लीमेंटेशन अपने आप में अद्भुत था, जिसको कि संभाव दब गया वो, क्योंकि मेरे ख्याल से ये भी इंटर कास्ट राइवलरीज भी वहाँ हुए, और उसको दोबारा से लाया नीतीश जी ने। नीतीश जी ने ये परखा कि ये जो उस वक्त सोचा जा रहा था, अभी शायद उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और अब धीरे धीरे वो बात नेशनली इम्पॉर्टेंट हो रही है कि एक आदमी उस टाइम ही सोच रहा था। और मज़े की बात थी ये कि मैं बिल्कुल JPS ओबेरॉय की उस बात को दोहराऊंगा, जो कहते थे जब हमने उनको बुलाया कहीं बोलने के लिए, वो सिख थे, और सिख राइट के बाद बोलने के लिए बुलाया, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, इफ़ आई विल स्पीक फॉर सिख देन हु विल स्पीक फॉर ह्यूमैनिटी। क्या बात, मुझे लगा कर्पूरी जी बिल्कुल वैसे व्यक्ति थे क्या बात। जो कहते कि इफ़ आई विल स्पीक फॉर नाई कम्युनिटी देन हु विल स्पीक फॉर ह्यूमैनिटी। So he was speaking for humanity most of the time, and that is the most important thing about such kind of leadership. On the issue of language, I think वहाँ पे मुझे अभी देखिए कितना दूर का वो सोच रहे थे। अभी जो पूरे डिबेट में हम लोग फंसे हुए हैं लैंग्वेज को लेकर, अभी शुरू हुआ है ये डिबेट, डीकोलोनाइजिंग माइंड का डिबेट अभी शुरू हुआ है। मेरे हिंदी में मेरे किताब लिखने के पीछे भी एक मेरी राजनीति है। वो राजनीति ये है कि भाई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब से मैं आया हूँ, मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चों से मुलाकात हुई जो अपनी भाषा के चलते यहाँ ह्यूमिलिएट होते हैं। बहुत से बच्चों से मेरी मुलाकात हुई, लोग रोते थे आके मेरे कमरे में बैठकर, उन्हें लगता था ये मैं हिंदी सिंपैथी रखता हूँ, तो लोग आके रोते थे मेरे पास कि सर हिंदी में ये हो रहा है, इंसल्ट हो रहा है। एक बार ऐसा हुआ कि किसी सेंटर में, मैं नाम नहीं लूँगा, तब मैं यहाँ पे विजिटिंग प्रोफेसर था और फिलॉसफी ऑफ साइंस पढ़ा रहा था, और एक लड़की मेरे पास आकर रोने लगी कि यदि हिंदी में नहीं लिखना दिया जाता है या नहीं ये किया गया, तो ये अपराध मेरे साथ क्यों हुआ कि मुझे हिंदी पढ़ाई गई, हिंदी में मुझे पढ़ना पड़ा, और अभी मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ। तो मैंने उससे कहा कि तुम इसी बात को अंग्रेज़ी में लिखो, जो तुम्हारा ह्यूमिलिएशन है उसी को इंग्लिश में लिखो, लैंग्वेज की चिंता मत करो, मैं उसको ठीक कर दूँगा। मैंने उसको ठीक कर दिया। उस लड़की को सब लोग C दे रहे थे, मैंने उसको A दे दिया, तो बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, मॉडरेशन में बहुत कंट्रोवर्सी हुआ। मैंने कहा भाई, लैंग्वेज ह्यूमिलिएशन को इससे बेहतर कोई नहीं समझ पा रहा है। इस बात को कर्पूरी जी उस वक्त समझ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली कि बहुत लोग फेल कर रहे थे इसलिए उनको देना ज़रूरी था, शायद वो उसका रिपरकशन था, कॉन्सिक्वेंस था, लेकिन लैंग्वेज को लेके जो ह्यूमिलिएशन लोग सह रहे थे, उस ह्यूमिलिएशन को वो समझ पा रहे थे। अभी जाकर लोग बात कर रहे हैं, अभी अभय दुबे की किताब आने वाली है, अंग्रेजी का अक्षुण्ण साम्राज्य, कि कैसे अंग्रेजी का साम्राज्य काम करता है हमारे देश में, और किस तरीके से वो एक मॉडल ऑफ ह्यूमिलिएशन पे काम करता है, जिसको गोपाल गुरु ने अपने इसमें लिखा है कि आप अंग्रेज़ी में यदि सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने यदि उच्चारण गलत कर दिया तो सारे लोग आपके ऊपर पीछे पड़ जाएंगे और आपको बेइज्जत करने पर लग जाएंगे, और फिर आप चुप हो जाइएगा। साइलेंसिंग हो जाता है यदि आपका लैंग्वेज ठीक नहीं है तो। दिस इज़ रॉन्ग। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा उस मॉडल के ऊपर शायद कर्पूरी जी ने जिस तरीके से लागू किया, उस पर और सोचने की ज़रूरत थी। मैं इस पर आप चाहूँगा कि कभी बताएं कि उसके पीछे डिबेट क्या था, क्या सिर्फ लोहिया जी के कहने पे लागू हुआ, या लोहिया जी का क्या आर्ग्यूमेंट इस पे था जिस पे उन्होंने लागू किया। क्योंकि ये बात सच है कि हम अंग्रेजी का वर्चस्व ख़त्म करना चाहते हैं। अंग्रेजी से कोई नफ़रत, भाषा से कोई नफ़रत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि बिहार में जो विदाउट इंग्लिश शुरू हुआ, उसके चलते अंग्रेज़ी की पढ़ाई भी पीछे चली गई हमारे, और बहुत समय तक बिहारियों को अंग्रेजी ने परेशान किया। अभी भी मुझे लगता है करता है। मेरा एक दोस्त है जो IIM टॉपर है, IIT टॉपर है। जब वो इंटरव्यू के लिए गया यहाँ पे, तो सैम पेट्रोडास का इंटरव्यू कर रहा था। उसने कहा कि भाई सब कुछ इतना बढ़िया है तुम्हारा, तो अंग्रेज़ी में क्या होता है? उसने कहा सर मेरी जीभ थोड़ी छोटी हो जाती है उसमें मैं उतना बोल नहीं पाता हूँ। वो मेरे स्कूल का प्रोडक्ट है। मेरे स्कूल में आधे समय में अंग्रेज़ी बोलते थे, आधे में हिंदी बोलते थे। तो जब गाली देनी होती थी हम लोग बोलते अच्छा हिंदी का टाइम आने से देख लेंगे, अंग्रेजी के टाइम में गाली नहीं देते तो बोलते सर हिंदी आने से तो देख लेंगे तुमको। तो ये अंग्रेज़ी हिंदी का जो मामला था, वर्चस्व अंग्रेजी का कैसे ख़त्म किया जाए, उसको सीख के ख़त्म किया जाए या उसको निगेट करके ख़त्म किया जाए, ये एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है। क्योंकि सवाल लैंग्वेज का नहीं है, सवाल सोचने के तरीके का है, सवाल हमारा एपिस्टेमोलॉजी का है। ये लैंग्वेज जो सुदीप्तो कविराज बार बार मुझे कह रहे हैं कि हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भाषा केवल एक्सप्रेशन का माध्यम नहीं है, भाषा एक पूरा एपिस्टेमोलॉजी है।
जो जो एक्सपीरियंस हमारे समाज ने किया है वो एक्सपीरियंस अपने लैंग्वेज में किया है। यदि हम अपने बीइंग, थिंकिंग और नोइंग इन तीनों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो कभी ओरिजिनल थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, फिर हमेशा कॉपी कैट मिमिक्री हम करते रहेंगे। तो यदि हम ओरिजिनल थिंकिंग, हमारा एक बड़ा पॉपुलेशन जो अभी डेमोक्रेटिक डिविडेंड हमें मिल रहा है, उसको हम चाहते हैं कि वो क्रिएटिवली अपने को एक्सप्रेस कर सके, अपने आइडियाज़ को ला सके, तो उसके लिए उस मिमिक्री से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और उस मिमिक्री से बाहर निकलने का एक बड़ा उपाय हो सकता है यदि हम लैंग्वेज के वर्चस्व को ख़त्म कर दें। लैंग्वेज को ख़त्म कभी ना करें, क्योंकि किसी नए लैंग्वेज से हमारा एक्सपोजर पूरी दुनिया से हमारा एक्सपोजर होता है, उसकी पूरी दुनिया से एक्सपोजर होता है। कौन इस बात से डिनाई करेगा कि आज की तारीख में नवीन ज्ञान का सृजन अंग्रेजी में हो रहा है। यदि हम नवीन ज्ञान को जानना चाहते हैं तो अंग्रेजी के माध्यम में जाना होगा, लेकिन हमारे अंदर नवीन ज्ञान सृजन करने की क्षमता कैसे होगी? अंग्रेजी से नवीन ज्ञान सृजन करने की क्षमता नहीं हो सकती है। हमें अपनी भाषा में ही हम नवीन ज्ञान का सृजन कर पाएंगे, या बड़ी संख्या में जो लोग हमारे इन्वॉल्व हैं उसमें, वो अपनी भाषा में सृजन कर पाएंगे। तो उस डिबेट में मुझे थोड़ा सा जाने की ज़रूरत लगता है कि अभी भी है, और उस ये समझने की ज़रूरत है कि इस वर्चस्व से कैसे लड़ा जाए। जो अंग्रेजी का जो भूत है उससे लड़ाई कैसे होगी हमारी, क्योंकि अभी तक वो लड़ाई हुई नहीं, बल्कि अभी उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। अभी तो मेरे स्कूल में भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुला हुआ है, मेरे गांव में भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुला हुआ है। लोगों को लगता है अंग्रेजी एक मात्र पासपोर्ट है जिसके थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी उस मॉडल में लगती है। तीसरा जो है कास्ट रिजर्वेशन वाला, जिसमें कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का मॉडल है, उसमें भी अभी शायद रीथिंकिंग की ज़रूरत है। कास्ट सेंसस हो रहा है, कास्ट सेंसस की राजनीति भी हो सकती है, लेकिन कोई जब डेटा सामने आता है तो फिर डेटा की अपनी राजनीति होती है, उसकी अपनी पर्सनालिटी होती है। वो किसी एक आदमी के हाथ का इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर फिर बहुत सारी बातें आएंगी कि कास्ट विद इन कास्ट का क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, उसे शायद देखने की ज़रूरत होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि सर्वे इम्पॉर्टेंट है, इस तरह कोई भी सर्वे इम्पॉर्टेंट है। और यदि उन्होंने उस वक्त लागू किया था इसको, तो बीच में क्यों ख़त्म हो गया, क्यों नहीं वो लागू रह पाया, क्यों नीतीश कुमार जी के आने के बाद ये शुरू हुआ? क्या इसका कारण ये था कि सफिशिएंट प्रेशर नहीं था, या विजडम नहीं था लोगों के पास? और मुझे लगता है यदि वो हो गया होता उस टाइम में, तो शायद बिहार की राजनीति, बिहार की इकोनॉमी अलग हो सकती थी। अलग जो हमारा डेमोक्रेटिक डिविडेंड बिहार का था, उसको हम एनकैश कर पाते थे। द लास्ट थिंग, एंड देन आई वुड लाइक टू गो फॉर सेकंड राउंड, कि ये जो भारत रत्न अभी उसको मिला है, कांग्रेस को किसने रोका भारत रत्न देने से उनको? क्यों नहीं कांग्रेस ने उनको भारत रत्न दिया? ये बात मुझे देवेगौड़ा सरकार को किसने रोका था? किसने रोका था देवेगौड़ा सरकार को भारत रत्न देने से? क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को, या तो उनके बारे में इनकी समझ ठीक नहीं हो रही थी। आपने लिखा एक जगह पे कि इंदिरा गांधी को रिसीव करने गए एयरपोर्ट पे, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम उधर क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ, राजनीति बदल देंगे। तो इन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बाद में उन्होंने कहा आपके पिताजी के कहने पे मैं नहीं आया, आपके कहने से कहा। ये आपने लिखा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है कि कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त ये इमेजिन क्यों नहीं किया कि एक ऐसा आदमी जो आइकन हो सकता है इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन का, उस आइकन को हम यहाँ लाएं। और वो भी ऐसा वैसा आदमी नहीं है। मतलब समझने की ज़रूरत ये है कि हो सकता है उस आदमी ने बहुत काम नहीं किया हो। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, जैसे मैकियावेली के बारे में कहता हूँ कि हो सकता है मैकियावेली बेस्ट थिंकर नहीं हो। मैकियावेली का इंपॉर्टेंस ये है कि वो ट्रांजिशन का थिंकर था। ट्रांजिशन फ्रॉम प्री मॉडर्न टू मॉडर्न में वो आदमी एक अंधेरे जगह से सामने रोशनी देख रहा था। रोशनी छोटी थी लेकिन रोशनी देख रहा था। कर्पूरी ठाकुर को मैं उस चीज़ से तुलना करूँगा कि वो आदमी उस ट्रांजिशन को देख पा रहा था, जो ट्रांजिशन बिहार के लिए ज़रूरी था, जिसके नहीं होने से बिहार की हालत इस वक्त ऐसी हो गई है कि बिहार बुद्धिजीवी से श्रमजीवी हो गया है। कि हमारे ट्रेन का नाम ही श्रमजीवी एक्सप्रेस है। मैं पंजाब में एक सेमिनार में था, जब